महाभारत के उपरांत भारत का और ही जो है वो दृश्य सामने आता है और उसकी दशा के परिवर्तन के साथ साथ उसके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। इसके उपरांत बौद्धों का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ और ये सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे और वेद की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत का विमाण प्राकृत भाषा जारी की और तब से संस्कृत सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा न रही। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसका अर्थ ही यह है कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा प्राकृत और उत्तम पात्र ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत ही रखी गई थी। उसके उपरांत यह भाषा भी बहुत ही उन्नत की ओर पहुंची और भाषा शौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, इसके अनेक भेद हैं और इसमें भी बहुत से साहित्य में ग्रंथ मिलते हैं। संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रह गई थी, पर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से एक बढ़ कर के बनते गए और साहित्य की तो यहाँ इतनी तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की उक्ति और युक्ति के मुकाबले वेद का भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा और कालिदास की एक एक उपमा और भवभूति, भारवी, श्रीहर्ष, बाण की एक एक छटा पर वेद के उम्दा से उम्दा सूक्त, जिसमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच्च साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई है, न्यौछावर है। और संस्कृत साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्टन पीरियड कहलाता है, अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक उसके लिए परिष्कृत होना संभव था अपनी पूर्ण सीमा तक पहुँच गई थी। और यद्यपि भारवी, माघ, मयूर प्रभृति कई उत्तम कवि थे और उन्होंने जो है अपने साहित्य के माध्यम से या वेद साहित्य का उस समय यहाँ तक दबदबा उतना नहीं रह गया था। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाले छंदांश कहलाते थे और अब तक भी वे पूर्ण रूप से उनका विकास नहीं हो पाया था।